हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स। आज हम एक नया एमसीक्यू सीरीज लेकर आए हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है सारे टीचिंग रिलेटेड एग्जाम के लिए, जो कि आपके पेपर वन के लिए है। सो आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, कोई अदर जैसे कि सीटेट एनईटी या केवीएस एनबीएस के लिए अप्लाई कर रहे हो, डी ट्रिपल एस पी एमआरएस, सारे टीचिंग रिलेटेड एग्जाम के लिए दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमारा जो प्रीवियस एमसीक्यू सीरीज है गाइस, प्लीज टू वॉच दिस थिंग। एंड हमारा जो थियोरिटिकली कंसेप्चुअली रिलेटेड वीडियोज भी है, अगर आप वो चीज़ देखो तो इट विल बी वेरी अंडरस्टैंडेबल एंड यू कैन इजीली डू दिस एमसीक्यू सीरीज। आज हम एक मॉक टेस्ट टाइप का क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद मैं क्वेश्चन का सारे आंसर भी कहूंगी आपको। सो गाइज, प्लीज टू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो टुडे। The first question is that which of the following is a product of learning। यहाँ पर आपके चार ऑप्शन है, इनमें से कौन एक लर्निंग का प्रोडक्ट है। जैसे कि ऑप्शन ए इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी मैच्योरेशन, ऑप्शन सी स्किल्स, ऑप्शन डी मेमोरी। which one of the following is a product of learning। लर्निंग का एक प्रोडक्ट यहाँ पर है हमारा। यहाँ पर लर्निंग का कौन प्रोडक्ट है? मेमोरी, मैच्योरेशन, इंटेलिजेंस या स्किल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? इंटेलिजेंस इज ए एबिलिटी जो कि हमारे पास थे या हम डेवलप करिए, वो अलग चीज है। मैच्योरेशन हमारा यूज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन प्रोसेस में आ जाते हैं, या फिजिकल मैच्योरेशन हो, मेंटल साइकोलॉजिकल मैच्योरेशन हो, देन मेमोरी इट इज विथ अस। देन स्किल्स जो है इज ए प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग है, हमें जो दक्षता या क्षमता बनाए है अपनी। देन क्वेश्चन नंबर 2, which of the following explains the mental growth most suitably। इनमें से चार ऑप्शन से इनमें से कौन सबसे ज्यादा एग्जाम्पल है जिसके एक्सप्लेन करते हैं कि मेंटल ग्रोथ मोस्ट सुटेबली। ए ग्रोथ पैटर्न रॉन्स पैरेलल टू द फिजिकल ग्रोथ, जो कि मेंटल ग्रोथ फिजिकल ग्रोथ के सहित ही चलता है पैरेलली। जितने भी फिजिकल ग्रोथ हो रही है उतने ही मेंटल ग्रोथ हो रही है। या it is an erratic pattern or it is not an erratic pattern, or the uniform rise to the middle tense and gradual leveling of during middle 20s। तो यहाँ पर आपको कौन से आंसर सही है वो आप मन ही मन प्रिपेयर करो या लिख लो, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगी, ठीक है। which of the following explain the mental growth most suitably। जो कि एरेक्टिक क्या होता है, आपकी फिजिकल ग्रोथ क्या है, फिजिकल ग्रोथ के सहित मेंटल ग्रोथ हो रही है या उसका ऊपर नीचे हो रही है, पैरेलल चल रही है या नहीं, वो वर्ड को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपकी सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूनिफॉर्म राइज टू द मिडिल टीन्स एंड ग्रेजुअल लेवलिंग ऑफ ड्यूरिंग मिडिल 20s। ठीक है, ये आपके ऑप्शन सही है जो कि मेंटल ग्रोथ के बारे में बताया गया है। Then question number 3, while comparing hearing and listening, we can say that जब भी हम कंपेयर करें किसके अंदर, लिसनिंग एंड हियरिंग के बीच में, तो we can say हम क्या कह सकते हैं, हियरिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस, जो सुनाई दे रही है हमको वो एक फिजिकल प्रोसेस है। लिसनिंग इज ए साइकोलॉजिकल प्रोसेस, जो हम सुन रहे हैं वो एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। या बी में क्या है, हियरिंग इज ए साइकोलॉजिकल प्रोसेस, हम जो सुन रही है वो एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। लिसनिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस, हम जो सुन रही है वो एक फिजिकल प्रोसेस है। देन बोथ आर मेनली फिजिकल प्रोसेस, दोनों ही फिजिकल प्रोसेस है, और बोथ आर बायोलॉजिकल प्रोसेस, या दोनों ही बायोलॉजिकल प्रोसेस है। यहाँ पर कौन सी ऑप्शन सही है आपकी, आपको देखना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हियरिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस एंड लिसनिंग इज ए साइकोलॉजिकल प्रोसेस। डिफरेंस क्या है हियरिंग एंड लिसनिंग में? लिसनिंग जो होता है तो हम समझने के लिए वो चीज को सुनते हैं, हियरिंग लिसनिंग दोनों ही लगभग सेम है। लेकिन हियरिंग जो सिर्फ सुनाई दे रही, कोई चीज आपको जो भी कहे सुनाई दे रहा है, ठीक है। जब भी आप कोई क्राउड में कोई नॉइज हो रहा है, सुन रही हो जो आज इट इज हो रही है, लेकिन जब भी मैं बात कर रही हूँ आपके साथ, मैं बोल रही हूँ कुछ क्वेश्चन तो आप सुन रही है, वो है आपकी लिसनिंग। कोई क्लासरूम में टीचिंग चल रहा है, वो है आपका हियरिंग नहीं है, वो है आपकी लिसनिंग। क्योंकि एक प्रपोज के लिए, एक अंडरस्टैंडेबल कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए वो आप सुन रही है, कुछ समझने के लिए वो सुन रही है,
वो जो मीनिंगफुल हियरिंग है वो है लिसनिंग। ठीक है, तो इसीलिए हियरिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस एंड लिसनिंग इज ए साइकोलॉजिकल प्रोसेस। देन क्वेश्चन नंबर 4, which of the following statement is true? इनमें से 4 स्टेटमेंट है, कौन से स्टेटमेंट सही है? द ह्यूमन, ऑप्शन नंबर ए में क्या है आपकी, द ह्यूमन रिलेशनशिप आर नॉट अफेक्टेड बाय लिसनिंग। हमारा जो मनुष्य के बीच जो रिलेशनशिप या संबंध होते हैं आर नॉट अफेक्टेड बाय लिसनिंग, लिसनिंग के लिए वो अफेक्टेड, प्रभावित नहीं होते। When communicating, college students spend over half of their lives listening. When communicating with college students, spend over half of their lives listening. Then listening constitute just a small fraction of our overall communication. हम जो बात कर रहे हैं किसी के साथ या कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस चल रही है, लिसनिंग बहुत कम जगह जो होते हैं, बहुत कम स्पेस लेते हैं वो कम्युनिकेशन से, या नॉन ऑफ द एबव। यहाँ पर कौन सी ऑप्शन सही है आपकी? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जब भी व्हेन कम्युनिकेटिंग, कॉलेज स्टूडेंट स्पेंड ओवर हाफ ऑफ देयर लाइफ्स लिसनिंग। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 5, when a person listens and attempt to understand the other person's viewpoint, it can be termed that, जब भी कोई व्यक्ति किसी को सुन रही है, उसको ट्राई कर रही है कि उसका व्यू पॉइंट जो हो वो लोग की वो समझे, इसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथेटिक लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग, या नॉन ऑफ द अबव। यहाँ पर हम उसको कहते हैं एम्पैथेटिक लिसनिंग। उसका व्यू पॉइंट को हमको जानना है। ठीक है, या नहीं तो हम जो खुद कह रहे या हम जो खुद समझना चाहते वो चीज को हमको नहीं जानना है। वी शुड हैव टू अंडरस्टैंड द पर्सन्स व्यू पॉइंट इन देयर टॉक। ओके, सो इसीलिए ये हो गया आपकी एम्पैथेटिक लिसनिंग। इसीलिए आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन का एक छोटा छोटा वर्ड हो जाएगा अंदर में, अब वो अगर मिस कर गई तो यू विल मिस द क्वेश्चन इटसेल्फ। ठीक है, क्वेश्चन आप उत्तर आपको आंसर आती होगी लेकिन आप नहीं कर पाओगे या गलत आंसर करके आ जाओगे क्योंकि आप वो पर्टिकुलर वर्ड मिस कर गई। ठीक है, तो इसलिए ध्यान में क्वेश्चन को पढ़ना। देन क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट जेंडर टेंड्स टू लिसन इन ऑर्डर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, इज लेस अटेंटिव टू नॉन-वर्बल क्यूज एंड इंटरप्ट्स टू स्विच टॉपिक। जेंडर जैसे कि एक सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्ट होते हैं मेन या वुमेन के लिए, तो मेन एंड वुमेन जैसे कि हमारा बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट होते हैं, इसलिए फीमेल होते हैं। मेन वुमेन में जेंडर के बेसिस अगर हम तैयार करें वो एक सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्शन है। तो व्हिच जेंडर, कौन से जेंडर यहाँ पर आपको टेंड्स टू लिसन एंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज लेस अटेंटिव और नॉन वर्बल क्यूज, वो कौन है? वो है ऑप्शन नंबर ए, मेन। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 7, क्रिटिकल थिंकिंग। हम किसको क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, या क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में जो 4 ऑप्शन यहाँ है या 4 स्टेटमेंट है, कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए, फोकसेस solely on the detail instead of main point, ignores the context in which communication is occurring, is important when making judgment about the message being presented, or is only associated with linking। यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सही है जो कि क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में आपको बताया गया है? ऑप्शन पहले में क्या है आपकी? फोकस है सोली ऑन द डिटेल इंस्टेड ऑन द मेन पॉइंट। आपको डिटेल में फोकस करना है इंस्टेड ऑफ द मेन पॉइंट को छोड़कर। ठीक है, देन बी में क्या? इग्नोर द कंटेक्स्ट इन व्हिच कम्युनिकेशन इज अकोरिंग। हम जो कम्युनिकेशन जो शुरू हुई थी जब भी, वो कंटेक्स्ट को ही भूल जाए या उसको ध्यान में ना रखे। और ऑप्शन नंबर सी में क्या है? It's important when making judgments about the message being presented. Okay, then is only associated with listening. तो यहाँ पर आपकी ऑप्शन नंबर सी ही सही है। ठीक है, then question number 8, asking question to clarify information, paraphrasing messages and identifying confusing areas are basically when हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसको, किस लिए? टू क्लैरिफाई इंफॉर्मेशन, paraphrasing messages and identifying confusion areas are basically barriers to listening, listening for techniques for checking your understanding of a message, or none of the above।
यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है, क्योंकि जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछ रही हो किसके लिए, किस चीज के लिए, इंफॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन करने के लिए या मैसेज को पैराफ्रेजिंग करने के लिए, आपका जो कंफ्यूजन है उसके भीतर उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपकी क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, सजेशंस फॉर लेक्चर लिसनिंग इंक्लूड। आपको जो सजेशंस फॉर लेक्चर लिसनिंग इंक्लूड, लेक्चर लिसनिंग को आपको सुनने के लिए जो सजेशंस है लेक्चर को सुनने के लिए वो क्या है? फोकसिंग ऑन द डिलीवरी पार्ट एंड अवॉइडिंग समराइजिंग एंड रिव्यूइंग द इंफॉर्मेशन, poor attention in order to think creatively, listening at details and ignoring lecture cues, or not to make notes so as to focus better on lecture and message delivery। हम नोट बना, जब भी कोई क्लास में टीचर्स पढ़ा रही है तो हम बहुत बिजी हो जाते हैं कि उसको नोट करें, उसको सुने और नोट करें, उसको समझने के लिए हम ध्यान में नहीं देते। Then friends areas of interest, finding areas of interest to avoiding distraction and listening for main ideas। तो लेक्चर लिसनिंग के लिए आपको सजेशन क्या है? बहुत बेहतरीन सजेशन क्या है? जो कि ऑप्शन नंबर डी, आपको आपकी एरिया जो इंटरेस्ट लगे, जैसे कि अभी कोई आपको पढ़ा रही है तो इंटरेस्टिंग पार्ट जो समझा रही है वो उसको समझे, जो गलत सलत बात करे उसको आप डिस्ट्रैक्शन ना होकर। तो ये है आपकी लेक्चर लिसनिंग के लिए बहुत बड़ी सजेशन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 10, द एबिलिटी टू लोकेट, evaluate and effectively use information is an important trait known as। जो हमारे पास एबिलिटी है टू लोकेट, इवालुएट एंड इफेक्टिवली यूज इंफॉर्मेशन को साथ जो प्रोसेसिंग करने के लिए, इज एन इम्पोर्टेंट ट्रेड नोना, जिसको हम किस तरह जानते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग है ये एबिलिटी जो है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी है, हियरिंग है, सिलेक्टिव अटेंशन है। यह हमारा कौन से गुण है? ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सिलेक्टिव अटेंशन। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 11, at primary level it is better to teach in mother languages because हम जो ट्राई लैंग्वेज के बारे में बताई थी आपको, थ्री लैंग्वेज फार्मूला विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन योर टीचिंग लर्निंग, जो कि आपके क्वेश्चन में बहुत बार आ सकती है। तो इसको आप जाने, ट्राई थ्री लैंग्वेज फार्मूला के बारे में आप देखें। तो जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं, जैसे कि 1 to 6, 1 to 8 के भीतर जो बच्चे होते हैं, उन लोगों के लिए लैंग्वेज अपने मदर टंग में, मातृभाषा में पढ़ाना बहुत बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 है, आपको इसके इसके हिसाब से कौन से सबसे सही आंसर है उसको बताना है। इट डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस इन चिल्ड्रेन, अपने आप में खुद में वो कॉन्फिडेंस डेवलप करे। इट मेक्स लर्निंग इजी, ये शिक्षण प्रक्रिया को बहुत सहज और सरल बनाए। इट इज हेल्पफुल इन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ये बौद्धिक विकास में सहाय है। इट हेल्प्स चिल्ड्रन टू लर्न इन नेचुरल एटमोस्फेयर, एक प्राकृतिक परिवेश में पढ़ने के लिए, बढ़ने के लिए स्टूडेंट को सहायता करते। तो ऑप्शन नंबर कौन से यहाँ पर सही है? ऑप्शन नंबर आपके सही है, जो कि डी, बहुत बारे क्वेश्चन मैंने किया, जो कि इट हेल्प्स चिल्ड्रन टू लर्न इन नेचुरल एटमोस्फेयर, क्योंकि मातृभाषा जो होते हैं वो एक नेचुरल सेटिंग पर होते हैं, अपने परिवार में अपने दोस्तों के साथ जन्मों से वो भाषा कहते हैं, समझते हैं, बहुत अच्छी तरीके से वो कनेक्ट कर पाती है। तो इट विल बी गिव ए नेचुरल एटमोस्फेयर, नेचुरल एनवायरमेंट ऑफ चिल्ड्रन टू लर्न एंड ग्रो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 12, द बेस्ट अप्रोच टू मोटिवेट स्टूडेंट इज बाय। जो बहुत सारे अप्रोच होते हैं, जैसे कि हम स्टूडेंट को टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया के लिए, करिकुलम के लिए या सिलेबस के लिए मोटिवेट करें, या क्लासरूम टीचिंग के लिए मोटिवेट करें, किसी के चीज़ के लिए, वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है आपकी गिविंग देम सुइटेबल प्राइज, ऑप्शन नंबर बी प्रोवाइडिंग देम प्रॉपर गाइडेंस, ऑप्शन नंबर सी गिविंग एग्जाम्पल्स ऑल द टाइम, और ऑप्शन नंबर डी डिलीवरिंग स्पीच इन क्लास। ये क्वेश्चन आपको और एक बार पढ़ो और उसको आंसर करने के लिए कोशिश करो, देखो कि अपने आप वो आंसर कर पा रही हो या नहीं। मैं आंसर तो बता दूंगी आपको, एक बार आप ही पढ़ो, आप ही देखो, खुद इसको एनालिसिस करो ये क्या हो सकती है।
हमारा जो बेस्ट ऑप्शंस है जो कि मोटिवेट कर सकते जो आप लोग, प्रोवाइडिंग देम प्रॉपर गाइडेंस। क्यों प्राइजेस नहीं है? प्राइजेस देने से भी मोटिवेट होती है, हाँ होती है, लेकिन एक टीचर्स के पास प्राइजेस देकर मोटिवेट करना इतना आसान तरीका नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हो गए क्लासरूम में। इट विल नॉट इजियर फॉर द टीचर्स टू गिव एवरीवन प्राइजेस टू बी गेटिंग मोटिवेटेड। उसको मोटिवेट करने के लिए प्राइज देना इतना आसान बात नहीं है। तो यहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस देकर स्टूडेंट को हम मोटिवेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, the best way a teacher can try to inculcate good values among student। जो एक टीचर का रोल है सोशलाइजेशन प्रोसेस में, जैसे कि फैमिली, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इट्स रिलेटेड टू द सोशलाइजेशन प्रोसेस, जो कि एक फॉर्मल सेटिंग पर हो रही है। सोशलाइजेशन के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी। प्लीज टू वॉच रेगुलरली दिस चैनल एंड प्लीज टू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द न्यू वीडियोस, देन यू डोंट मिस एनी न्यू वीडियोस रिलेटिंग टू योर प्रिपरेशन। ठीक है, जो सोशलाइजेशन प्रोसेस होता है वो शुरू होते हैं हमारे फैमिली से, जो कि मदर पेरेंट्स इज द फर्स्ट टीचर विच इज कंसिडर्ड सिंस द सिविलाइजेशंस। तो यहाँ पर क्या होता है, जो स्कूल होते हैं वो फॉर्मल सेटिंग पर हमारा सोशलाइजेशन करते हैं। जो गुड वैल्यूज होते हैं, हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यू हो, सेकुलर वैल्यू, वो हमारे अंदर वो डालते हैं। वो क्या है? द बेस्ट वे क्या है? स्टोरी टेलिंग। हम उसको एक गल्प माध्यम में स्टोरी बताकर वो करें। बाय डेवलपिंग सेंस ऑफ डिसिप्लिन, खुद के जो स्टूडेंट के भीतर एक श्रृंखला बनाए रखे। आइडल बिहेवियर ऑफ टीचर देमसेल्फ, टीचर खुद ही ऐसा बिहेवियर करे कि वो सोशल गुड वैल्यू सीखे स्टूडेंट देखकर, क्योंकि टीचर को ही रोल मॉडल मानते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। टू टेक देयर पेरेंट्स इनटू कॉन्फिडेंस, पेरेंट्स को हम आगे आने वो सारे चीज में पेरेंट्स से विल बी इन द फोरफ्रंट। और ऑप्शन क्या इसमें सही है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि आइडल बिहेवियर ऑफ ए टीचर देमसेल्फ। अगर हम किसी को मना करें स्टूडेंट को, तुम कोई भी गलत काम ना करो, कोई बड़ो अगर एल्डर्स पर्सन आते हैं उसको हम प्रणाम करो या ग्रीट करो, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग से बोलो। अगर हम खुद ही नहीं वो प्रैक्टिस करें, कोई हमारा क्लास टीचर आ रहे हैं, कोई एक सीनियर टीचर्स के सामने आ रही है, तो वो टीचर, हमारे जो टीचर है, अगर उनको देखकर प्रणाम ना करे या गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग मैम वो नहीं करे, तो ये कैसा होगा कि स्टूडेंट हमसे सीखे। हम उसको सिर्फ गाइडेंस बनाए, स्टोरी बताएं, वो नहीं सीखेंगे, क्योंकि एक टीचर एक रोल मॉडल की तरह होते हैं। स्टूडेंट उस टीचर्स को ही इमिटेट करते हैं। हाँ, आशा करती हूँ ये सारे क्वेश्चन आपके सहज सरल बनाने के लिए मैं ट्राई करती हूँ जितने भी हो सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन मिसअंडरस्टूड हो गया या कोई क्वेश्चन भी मिसप्लेस हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रही, प्लीज टू राइट इन माय कमेंट बॉक्स। मैं ट्राई करूंगी कि सारे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 14, हाउ द स्टूडेंट शुड बी मोटिवेटेड टू गेट सक्सेस इन लाइफ। ये शायद हमारा जितने क्वेश्चन सीरीज हो गए, ये तो 1000 से भी ज़्यादा मैंने कंप्लीट कर रखी है। अगर इस सीरीज को आप पूरी तरीके से देखना है, प्लीज टू वॉच रेगुलरली। हाउ द स्टूडेंट शुड बी मोटिवेटेड, स्टूडेंट कैसे मोटिवेटेड होता है टू गेट सक्सेस इन लाइफ। लाइफ में सक्सेस पाने के लिए स्टूडेंट कैसे मोटिवेटेड होते हैं? सिलेक्टेड स्टडी, इंसिडेंटल स्टडी, इंटेंसिव स्टडी और रूट लर्निंग। यहाँ पर ऑप्शन नंबर थ्री सही आंसर, जो कि इंटेंसिव लर्निंग स्टडी। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 15, द प्रॉब्लम ऑफ एब्सेंटिज्म कैन बी टैकल्ड इन बेटर वे थ्रू। बहुत बार ये स्कूल में प्रॉब्लम होते हैं कि स्कूल स्टूडेंट तो एनरोल कर जाती है लेकिन स्कूल में नहीं आते हैं। ठीक है, बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि घर में फैमिलियल प्रॉब्लम हो, अपने खुद बीमार हो, या कोई भी ऐसे प्रॉब्लम हो सकती है, मोटिवेटेड नहीं हो पढ़ने के लिए, इंटरेस्ट नहीं हो, बहुत सारे रीजंस हो सकती है। तो एब्सेंटेजिज्म को टैकल करने के लिए सबसे अच्छा और शानदार तरीका क्या है? रिडक्शन ऑफ द वेट ऑफ करिकुलम। करिकुलम का जो करिकुलम, जितना हमारा करिकुलम है उसको हम रिडक्शन करें या कमाएं, घटाएं। सिंपैथी ऑफ टीचर्स, टीचर एक सिंपैथेटिकल वे में स्टूडेंट को डील करे। अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट ऑफ द स्कूल, स्कूल का एनवायरनमेंट, परिवेश हम ऐसा बनाए कि स्टूडेंट खुद ही अट्रैक्ट हो, खुद ही आकर्षित हो स्कूल आने के लिए।
और मोटिवेशन ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट का जो मोटिवेशन वो बनाए रखें। यहाँ पर कौन से ऑप्शन सही है? मोटिवेशन ऑफ द स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट खुद ही मोटिवेटेड नहीं हो तो स्कूल नहीं आएंगे, वो कोई भी प्रॉब्लम हो वो स्कूल अटेंड करेंगे अगर आप स्टूडेंट को इतने लेवल का मोटिवेट कर रखे हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Then question number 16. The best remedy of a student's problem related with learning is what? The best remedy of a student's problem. Learning को लेकर कोई अगर स्टूडेंट्स का कुछ भी समस्या हो, then what will be the best suggestion or best remedy for the student's problem? सजेशन फॉर हार्डवर्क, हम उसको बहुत कठिन परिश्रम के लिए सजेस्ट करें या उसको उपदेश दें, या सुपरवाइज स्टडी इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में उसको स्टडी का जो पढ़ रही है उसको सुपरवाइज करें। और सजेशन फॉर प्राइवेट ट्यूशन, प्राइवेट ट्यूशन लेने के लिए सजेशन करें। और डायग्नोस्टिक टीचिंग, प्रॉब्लम क्या है हम उसको जाने, उसके बाद हम कुछ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन है, क्या आपकी सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम क्वेश्चन ना जाने, उसका प्रॉब्लम ना जाने, तो सजेशन क्या दे, लाइब्रेरी कैसे जाए, प्राइवेट ट्यूशन के लिए क्यों उसको उसका है, वो चीज नहीं हो सकती। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट डायग्नोस्टिक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. इमोशनल एडजस्टमेंट ऑफ स्टूडेंट इज इफेक्टिव इन, जो हमारे इमोशनल एडजस्टमेंट स्टूडेंट के इज इफेक्टिव कौन से क्षेत्र में वो इफेक्टिव होते हैं? पर्सनालिटी फॉर्मेशन, क्लास टीचिंग, डिसिप्लिन और ऑल द अबव। यहाँ पर आपके कौन सी जगह में वो इमोशनल एडजस्टमेंट स्टूडेंट को बहुत इफेक्टिव होता है? पर्सनालिटी फॉर्मेशन, क्लास टीचिंग, डिसिप्लिन, ऑल द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर D is the correct answer for question number 17. Then question number 18. Who among the following is described as फादर ऑफ साइकोएनालिसिस? इनमें से कौन? 4 ऑप्शन यहाँ पर है, जैसे कि एरिक एच एरिक्सन, जीन पियागेट, जर्मी एस बर्नर, सिगमंड फ्रॉइड। 4 जो साइकोलॉजिस्ट है उसको हम किसको कहते हैं कि फादर ऑफ साइकोएनालिसिस? अब क्वेश्चन नंबर 18 सही आंसर क्या है आपकी? ऑप्शन नंबर डी, सिगमंड फ्रॉइड इज नोन एज द फादर ऑफ साइकोएनालिसिस। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 19. द मेन प्रोपोनेंट ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग। कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में बहुत से जो टीचिंग के थ्योरी रिलेटेड एक एमसीक्यू एक थ्योरेटिकल एनालिसिस है, उसका डिटेल पेपर है। प्लीज गो थ्रू ऑल दिस पेपर इन दिस चैनल पेज, जो कि एजुकेशनल प्लेलिस्ट में है। वो प्लेलिस्ट ही मैं यहाँ पर आपकी लास्ट में एंड में दे दूंगी। प्लीज टू वॉच दिस वीडियो। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन में है? एन एल गागे, शिव कुमार मित्रा, बी एफ स्किनर और मैकडोनाल्ड। यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सही है, जो कि आपको बताया गया है कि द मेन प्रोपोनेंट ऑफ कॉग्निटिव थ्योरीज एन एल गागे। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 20. प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज इज लर्न एट, जो हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज जो हम सीखते हैं, थियोरिटिकल प्रैक्टिकल दोनों टाइप का होते हैं। जो प्रैक्टिकल नॉलेज है लैंग्वेज की, हम कहाँ पर सीखते हैं वो चीज़? स्कूल में, लैंग्वेज लैबोरेटरी में, लैंग्वेज टीचिंग में और लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या है? लैंग्वेज लैबोरेटरी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 21. इन व्हिच डोमेन डज द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव फेल? यहाँ पर जो हमारा कौन सी डोमेन, 3 डोमेन है, अफेक्टिव, कॉग्निटिव, साइकोमोटर। हमारा जो ऑब्जेक्टिव फेल होते हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव? एट द एंड ऑफ द लेसन द लर्नर शुड बी एबल टू हिट द फुटबॉल यूजिंग द हेड। लेसन के सारे सीमा लास्ट में लर्नर शुड एबल टू हिट, सारे शिक्षण हो गए, आपकी प्रशिक्षण हो गई, लास्ट में फुटबॉल को अपनी हेड से वो कैसे हिट करें वो चीज सीखे। कौन से डोमेन में? वो व्हिच डोमेन डज फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव फेल, यहाँ पर फेल होते हैं। अफेक्टिव, कॉग्निटिव, साइकोमोटर, बोथ बी एंड सी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपकी सही है, साइकोमोटर डोमेन में। ठीक है। Then question number 22. Planning or arranging the student's environment in order to predict the consequences of a student's behavior
is referred to as हम planning और arranging the students environment in order to predict the consequences of a student's behavior, तो उसको हम क्या कहते हैं? prompting, reinforcement, shaping, stimulus control. यहाँ पर हम उसको कहते हैं stimulus control. ठीक है? Then question number 23. Which theory of learning has found that knowledge of internal processes is crucial to the understanding of learning? Which theory of learning? कौन सी learning theory में, जैसे कि हमारे यहाँ पर 4 learning theory दिए गए: cognitive theory, learning theory, stimulus response theory, operant conditioning theory, classical conditioning theory. ये सारे theory related to some proponents of साइकोलॉजिस्ट, साइको चिल्ड्रन साइकोलॉजी. तो यहाँ पर आपको बताना है कि हुई थ्योरी, कौन सी थ्योरी इनमें से है, has found that knowledge of internal processes is crucial to the understanding of learning. के समझने के लिए वो इंटरनल प्रोसेस का जो नॉलेज होते हैं वो क्रूशियल है. कौन सी थ्योरी में है आपकी? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कॉग्निटिव थ्योरी में. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 24. Which aspect of evaluation is used when a teacher ensures that students complete an exercise in mathematics and also make sure that instructions are clear and specific? अगर which aspect में validity, practicability, reliability और consistency, कौन सी aspect में evaluation is used? evaluation को हम use करते हैं किसके लिए? when a teacher ensure that, टीचर अभी अगर इंश्योर कर रही है कि हाँ स्टूडेंट्स कंप्लीट एन एक्सरसाइज इन मैथमेटिक्स में सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर रखी है एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट इंस्ट्रक्शन आर क्लियर एंड स्पेसिफिक है, तो वो हम कौन सी इवैल्यूएशन को यूज कर सकते हैं, कौन से एस्पेक्ट का इवैल्यूएशन को? तो वो है हमारी वैलिडिटी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 25, हमारा 50% क्वेश्चन इज नाउ going to be completed. Okay, which of the following is not a characteristics of a slow learner? इनमें से जो 4 ऑप्शंस है यहाँ पर या 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि एक स्लो लर्नर के लिए, जो धीरे धीरे सीखते हैं सारे चीज को, एक वेरी स्पीड लर्नर होते, एवरेज लर्नर होते एंड स्लो लर्नर होते, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स स्लो लर्नर की नहीं है? लिमिटेड वोकाबुलरी, शॉर्ट स्पान ऑफ अटेंशन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लिमिटेड रेंज ऑफ इंटरेस्ट. यहाँ पर आपकी जो है वो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्लो लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. देन क्वेश्चन नंबर 26. ए टीचर यूज्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू चेंज द बिहेवियर ऑफ ए स्टूडेंट हु वाज द स्मोकर. अगर कोई स्मोक कर रही है, उस स्मोकर स्टूडेंट को एक उसका बिहेवियर को परिवर्तन लाने के लिए टीचर जो स्टेटमेंट दे रही है कि स्मोकिंग इज हेल्दी फॉर द नेशन. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वो कह रही है कि स्मोकिंग इज हेल्दी फॉर द नेशन, नेशन के लिए स्मोकिंग बहुत अच्छा है. अगर टीचर कह रहे वो तो क्या है? कॉग्निटिव डिजोनेंस, कंसेप्चुअल कन्फ्लिक्ट, मीनिंगफुल लर्निंग और चैलेंज. यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी ए इज द करेक्ट आंसर, जो कि कॉग्निटिव डिजोनेंस. यहाँ पर क्यों टीचर्स कह रही है कि स्मोकिंग इज हेल्दी फॉर द नेशन? ठीक है, वो स्टूडेंट को समझना है कि क्यों एक टीचर वो बात कह रही है. तो वो जो बात है, हम स्मोकिंग इज हेल्दी, वो एक सम्मेलन नहीं है, वो एक कंफ्लिक्ट क्रिएट करती है. तो कॉग्निटिव डिसोनेंस. देन क्वेश्चन नंबर 27. द बेस्ट वे टू मेमोराइज इज, सबसे आसान और सही बेहतरीन तरीके हैं मेमोराइज करने के लिए, यार चीज़ों को याद करने के लिए, याद रखने के लिए, वो क्या है? स्टडी फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक हम पढ़ें. अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, कंसेप्ट को हम समझें. टू रीड लाउडली, जोर जोर चिल्ला चिल्ला कर पढ़े. टू राइट द कंसेप्ट, हम लिखे वो कंसेप्ट को, वो क्या है? टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. तो इसी के हिसाब से हमको मेमोराइज करना भी सहज और सरल हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 28. एटीट्यूड्स, concepts, skills and knowledge are product of what?
किसके ये प्रोडक्ट है, जो है हमारे एटीट्यूड है, कंसेप्ट है, स्किल है एंड नॉलेज है, लर्निंग, रिसर्च, हेरिडिटी एंड एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर कौन सी ऑप्शन सही है, हमारे लर्निंग की एक प्रोडक्ट है, ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया की। देन क्वेश्चन नंबर 29, which of the following is not a product of learning? इनमें चारों में से कौन लर्निंग के एक प्रोडक्ट नहीं है? ऑप्शन नंबर ए एटीट्यूड, ऑप्शन नंबर बी कंसेप्ट, ऑप्शन नंबर सी नॉलेज, ऑप्शन नंबर डी मैच्योरेशन। तो यहाँ पर which of the following is not a product of learning, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जो कि है मैच्योरेशन। एटीट्यूड, कंसेप्ट, नॉलेज ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग एक्सेप्ट maturation. Then question number 30. Some student in a class exhibit great curiosity for learning. It may be because such children are gifted, come from rich families, so artificial behavior, create indiscipline in the classroom. यहाँ पर कौन सी ऑप्शन सही है, जो कि एक स्टूडेंट, अगर कुछ स्टूडेंट बहुत पढ़ने के लिए आग्रही हो, बहुत अपने खुद के अंदर जो पढ़ने के लिए जो क्यूरियोसिटी है वो उसको दिखा रहे हैं, तो वो क्या है, आर गिफ्टेड, दी स्टूडेंट आर गिफ्टेड टू द टीचर। Then question option number A is the correct answer. Then question number 31. The best way to react to a wrong answer given by a student. अगर कोई स्टूडेंट गलत सलत जवाब की सवाल की जवाब दे रही है, ठीक है, कोई आप क्वेश्चन पूछ रही हो तो उसका गलत आंसर दे रहे हैं, तो उसका बेस्ट वे रिएक्ट करने के लिए क्या है, टू स्कोल्ड हिम फॉर नॉट हैविंग लर्न द लेसन। आप उसको बाढ़ाए, पीटे, गाली गुलज करे क्योंकि वो लेसन को ठीक तरीका से नहीं पढ़कर आ रही है। टू एक्सप्लेन व्हाई द आंसर इज रॉन्ग, हम उसको जो आंसर भूल कह दे, वो जो उसका रंग आंसर कर रही, उसको हम एक्सप्लेन करें कि क्यों वो रंग आंसर दे रही है या वो आंसर क्यों गलत है। टू आस्क अनदर स्टूडेंट टू गिव द करेक्ट आंसर, उसको हम इग्नोर करें और एक कुछ और कोई स्टूडेंट को हम पूछे गलत सॉरी राइट आंसर क्या है। टू इग्नोर द रॉन्ग आंसर एंड पास ऑन द नेक्स्ट स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, हम उसको इग्नोर करें और उसके लिए हम और एक तरीका और एक पास कर दें वो क्वेश्चन को, तो वो क्या है, टू एक्सप्लेन द व्हाई द आंसर इज रॉन्ग, हम उसको समझाए कि क्यों ये आंसर गलत है, सही आंसर क्या है हम उसको खुद ही बताएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 32, why a student ask a question to which the teacher has no direct or correct answer he should. Okay, why student ask a question to which the teacher has no direct or correct answer, give some vague answer and satisfy the student. अगर हम स्टूडेंट को कुछ भी आंसर देकर सेटिस्फाई कर ले, टेल द स्टूडेंट नॉट टू आस्क मच इरिलेवेंट क्वेश्चन, हम स्टूडेंट को कहें कि इस प्रकार के आजे बाजे क्वेश्चन हमको ना पूछे, इरिलेवेंट क्वेश्चन। और हम अगर कहें तो टेल द स्टूडेंट दैट ही वुड गिव द करेक्ट आंसर लेटर, हम बाद में आपको ये आंसर का सही उत्तर क्वेश्चन का सही उत्तर बताएं। और आस्क द स्टूडेंट टू फाइंड आउट द आंसर हिमसेल्फ फ्रॉम द बुक इन द लाइब्रेरी, और हम उसको कहें कि आप खुद ही जाओ लाइब्रेरी में, उस क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही निकालो। तो वो क्या है आपकी, टेल द स्टूडेंट दैट ही वुड गिव द करेक्ट आंसर लेटर, हम वो आंसर बाद में दे देंगे, ठीक है। द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 33, फेल्योर ऑफ ए टीचर टू कम्युनिकेट हिज आइडियाज वेल टू द स्टूडेंट्स में रिजल्ट इन, अगर स्टूडेंट टीचर फेल्योर हो रही है कम्युनिकेट करने के लिए, वो क्या फलाफल ले आएगी, क्लासरूम इंडिसिप्लिन, क्लासरूम में लोगों जो बच्चे होते हैं वो इंडिसिप्लिन हो जाएंगे, लॉस ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन टॉपिक बीइंग टॉट, जो पढ़ा रही है स्टूडेंट का इंटरेस्ट उनमें से निकल जाए या घटे, इंक्रीज नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन द क्लासरूम, आपकी क्लास कोई अटेंड ना करे, सबसे एब्सेंटिज्म आपकी क्लास में हो, ऑल द अबव सारे, यहाँ पर कौन से सारे ऑप्शन यार सही, तो ऑल द अबव इज correct answer. Option number D is the correct answer. Question number 34. If the student do not understand what is taught in the class, अगर स्टूडेंट नहीं समझ रहे कि क्लासरूम में क्या पढ़ाई रही है, the teacher should, टीचर को क्या करना है, repeat the lesson once again, और एक बार वो लेसन को रिपीट करें, टीच द लेसन अगेन साइटिंग सुटेबल एग्जाम्पल, और एक बार अच्छी तरीके से बढ़िया बढ़िया उदाहरण देकर उसको समझाए,
और चेक द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट इन द टॉपिक, स्टूडेंट को जो प्रीवियसली अगर कोई नॉलेज है उसको चेक करें, प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, हम उसको ध्यान में ना देकर नेक्स्ट टॉपिक में जाए। यहाँ पर कौन से ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। टी इज द लेसन अगेन साइटिंग सुटेबल एग्जाम्पल। अगर कोई कुछ चीज गलत समझ नहीं पा रही है तो उसको अगर एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे दें तो बहुत अच्छी तरीके से वो चीज को वो स्टूडेंट समझ जाएगी। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 35, an ideal situation in a classroom would be where? An ideal situation in a classroom would be कौन से किसको हम एक आइडियल क्लासरूम कहें? टीचर कम्स फुल्ली प्रिपेयर टू डिलीवर इज लेक्चर। उसका सिचुएशन क्या हो, ऐसे हो टीचर सारी प्रिपरेशन करके आए उसका खुद का जो सेशन हो वो डिलीवर करने के लिए। स्टूडेंट्स कम फुल्ली प्रिपेयर एंड डिस्कस द सब्जेक्ट विथ ईच अदर इन टीचर्स प्रेजेंस। टीचर्स प्रेजेंस में वो खुद ही वो टॉपिक को अपने अंदर ही डिस्कशन करे ग्रुप में। टीचर एंड स्टूडेंट्स डिस्कस द सब्जेक्ट, दोनों ही उसको सब्जेक्ट को डिस्कस करें। या द टीचर यूजेस ऑडियो विजुअल एड्स व्हाइल लर्निंग, पढ़ाने के समय टीचर ऑडियो विजुअल एड करे। आइडियल सिचुएशन पहले से क्या है क्लासरूम के लिए? वो है हमारे टीचर्स फुली प्रिपरेशन, उसके बाद वो सारे चीज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 36, which of the following categories of teachers tend to favor the traditional formal sitting pattern of rows of students directly facing the teacher at the front of the classroom? इनमें से कौन सी वो है जो इंस्ट्रक्शन है या वो कौन सी अप्रोच है जिनमें टीचर्स टेंड टू फेवर द ट्रेडिशनल फॉर्मल सेटिंग? जैसे हम बैठते हैं क्लासरूम में, कैसे हम बैठते हैं क्लासरूम में? टीचर है, ब्लैक बोर्ड टीचर्स के पीछे है, हम टीचर्स को फेस कर कर पढ़ रही है, ये है हमारे ट्रेडिशनल सेटअप। वो क्या है? डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, स्टूडेंट सेंटर, या नॉन ऑफ द अबव। यहाँ पर आपकी सही आंसर है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, ये हो जाए क्योंकि यही चलती रहती है। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 37, which of the following teacher can be identified with authoritarian teaching style? इनमें से कौन से टीचर जो है अथॉरिटेरियन टीचिंग स्टाइल के हम उसको जानते हैं? डेमोक्रेटिक टीचर अथॉरिटेरियन नहीं होते हैं। इनडायरेक्ट टीचर, लेसेस फेयर टीचर और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन टीचर। यहाँ पर आपकी सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन टीचर। ठीक है। देन ऑप्शन नंबर डी आपकी सही आंसर है, जो कि अथॉरिटेरियन टीचर है। देन क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज मोर डिजायरेबल इन ए क्लासरूम? चार स्टेटमेंट है यहाँ पर, आपको तैयार करना है कि उन चारों में से बहुत इंपॉर्टेंट या डिजायरेबल है क्लासरूम के लिए। ऑप्शन नंबर ए टीचर डिलीवरिंग ए लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट ऑन हिज ओन रिसर्च। ऑप्शन नंबर बी, a teacher delivering a lecture on the basis of course content and standard books. Option number C, a teacher answering question raised by the student. Option number D, a teacher maintaining strict discipline and taking attendance regularly. यहाँ पर एक दो ऑप्शन तो आप खुद ही काट लो, डिडक्ट कर लो, उसके बाद आपको एक दो ऑप्शन रह जाएगी, उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। ये है सीक्रेट ट्रिक खुद को आंसर करने के लिए, सही आंसर तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कैसे? ए टीचर डिलीवरिंग लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट एंड हिज ओन रिसर्च, खुद का जो रिसर्च है उसी के हिसाब से वो पढ़ाएं तो बेहतर रहेगी सुइटेबल डिजायरेबल क्लासरूम के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 39, which process of communication is the best for controlling noise in the classroom? क्लासरूम में अगर नॉइज हो, बच्चे बातचीत कर रहे हो, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी सही रहेगी, कौन सी प्रोसेस से? डू नॉट टॉक हम ऐसे कह देती है, रेजिंग वंस वॉइस अबव स्टूडेंट्स वॉइस, और रिमेनिंग काम एंड जस्ट लुकिंग एट द स्टूडेंट्स, आप खुद ही चुप रहे स्टूडेंट को देखें, कंटिन्यू टीचिंग विदाउट केयरिंग फॉर नॉइजी क्लासेस, उसको आप ध्यान में ना दे, आप खुद ही पढ़ाए। वो क्या ऑप्शन, कौन से ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर सी इज द सही। अगर आप चुप रहो और स्टूडेंट को देखो, वो अपने आप ही चुप हो जाएंगे। अगर आप बार बार कर डू नॉट टॉक, वो अपने और बढ़ावा करेंगे। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 40, आज ए टीचर व्हाट यू विल यू डू इफ स्टूडेंट डू नॉट अटेंड योर क्लास? अगर स्टूडेंट
आपके क्लास अटेंड नहीं कर रहे तो आप क्या करेंगे टीचर होने के नाते? आप क्या करेंगे? बैलेंस स्टूडेंट्स फॉर टीच देयर एब्सेंस फ्रॉम द क्लास, ब्लेम स्टूडेंट को आप ब्लेम करेंगे, ponder over the present attitude of students in a calm manner, think about using some interesting techniques of teaching, try to understand the reason and try to eliminate them. आप जो रीजन है क्यों एब्सेंट हो रहे हैं उसको जाने, उसके बाद उसको एलिमिनेट करें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जो डायग्नोसिस प्रोसेस है। Then question number 41. A teacher is strict in maintaining discipline in the class, both in curricular and extracurricular activities. However, there is always room for discussion regarding clarification of doubts in teaching, learning and conducting other activity. What is the approach of teacher towards student? इसमें टीचर्स का जो अप्रोच है सारी चीज को मेंटेन करने के लिए, डिसिप्लिन गाइड करने के लिए, वो क्या है? ऑथोरिटेटिव, डेमोक्रेटिक, फ्लेक्सिबल और रिजिड। यहाँ पर आपके सही आंसर क्या है आपको वो बताना है। यहाँ पर वो है जो कि रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट, वो है हाउएवर देयर इज ऑलवेज रूम फॉर डिस्कशन। वो स्ट्रिक्ट है, गाइड कर रही है, लेकिन एक बात है हाउएवर, मात्र उसके बाद एक आपके पास स्पेस है, आप वो सारी चीज को जैसे कि डाउट क्लियर कर सकते हो, अपने खुद को बढ़ाने के लिए, कंडीशनिंग एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए। तो वो है आपकी एक फ्लेक्सिबल टीचिंग। ठीक है, आपको तो टीचिंग लर्निंग में डिसिप्लिन रहना है, तो वो तो है एक बात। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 42, बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट मीन्स व्हाट? इफेक्टिव ग्रुप वर्क एंड इंटरैक्शन अमंग द स्टूडेंट, proper planning and preparation in developing suitable teaching aid, punctuality of the teachers and ability to complete the course in time। इनमें से सारे ऑप्शन सही है जो कि बेस्ट क्लासरूम लीड करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑल द अबव आर करेक्ट फॉर बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट। Question number 43. Which of the following can be described as the most probable characteristics of an ineffective teacher? इनमें से कौन है जो कि मोस्ट प्रोबेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इनइफेक्टिव टीचर के लिए है? ऑलवेज फोकस ऑन अचीवमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, जो कि सारे दिन में वो ध्यान रखे कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कैसे हम हासिल करें। ऑलवेज फोकस ऑन ऑब्जर्वेंस ऑफ टीचिंग स्टैंडर्ड को हम सारे कैसे हम ध्यान में रखें। ऑलवेज फोकस अपन कंट्रोल ऑफ इमीडिएट सिचुएशन को कंट्रोल कैसे करें, या नन ऑफ द अबव। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑलवेज फोकस अपन कंट्रोल ऑफ इमीडिएट सिचुएशन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 44. इफ मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास आर वीक, अगर आपकी क्लास में मेजोरिटी स्टूडेंट वीक है, वो एवरेज स्टैंडर्ड की है, एज ए टीचर यू शुड, आप क्या करेंगे उस समय? नॉट केयर अबाउट द इंटेलिजेंट स्टूडेंट, आप खुद केयर ना करके आप अपने खुद के काम पर ध्यान रखें। कीप योर स्पीड। सारे जो टीचिंग मेथोडोलॉजी का जो क्वेश्चंस होते हैं, आप थियोरिटिकल पार्ट को छोड़, थियोरिटिकल पार्ट एक्सेप्ट थियोरिटिकल पार्ट, अगर और जो मेथोलॉजी टीचिंग एप्टीट्यूड है, आप सारे 30 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन, आप सीटीटी की बात करो, कोई भी एग्जाम की बात करो, आप कंप्लीट कर सकते हो। कैसे? वो एक बहुत बेहतरीन तरीका है कि आप खुद को एज ए टीचर मानो। अगर मैं एक टीचर होती, एक आइडियल टीचर होती, या मेरा जो फेवरेट टीचर है वो क्या कर सकते हैं उसी के टाइम, वो उसका अप्रोच क्या हो रहेगी या मेरी अप्रोच क्या रहेगी, तो फिर आपको कोई आंसर, कोई ऐसा कुछ नहीं आपको हो जाएगी, गलत सवाल दे दोगी, आपको सारे आंसर आ जाएंगे, सारी इजी सिंपल हो जाएगी क्वेश्चन। तो खुद को एज ए टीचर मानो। उसके बाद सोचो कि अगर मेरे क्लासरूम में सारे स्टूडेंट वीक हो, देन एज ए टीचर व्हाट आई कैन डू फॉर देम। मैं अगर इंटेलिजेंट स्टूडेंट को ध्यान में ना रखूँ, ये तो मैं कभी नहीं करूँगी। कीप योर स्पीड ऑफ टीचिंग फास्ट सो दैट स्टूडेंट कॉम्प्रेंस लेवल में इंक्रीज। आप और जितने फास्ट पढ़ा रही हो और भी फास्ट कर दो, क्योंकि स्टूडेंट का कंप्रेंशन जो लेवल है, अंडरस्टैंडिंग कॉग्निटिव लेवल, वो अपने आप बढ़ जाएगी, वो करोगे। या कीप योर टीचिंग स्लो, क्योंकि आपके बच्चे स्लो है, इसीलिए आपका टीचिंग को भी आप स्लो प्रोसेस में लाओगे। कीप योर टीचिंग स्लो along with some extra guidance to bright people। आप स्लो कर दोगे क्योंकि बहुत को मेजोरिटी स्टूडेंट है, लेकिन कुछ स्टूडेंट तो ऐसे है जो ब्राइट है, अगर हम स्लो कर देंगे उसके ऊपर तो बैड इफेक्ट पड़ जाएगी। जो ब्राइट पीपल्स है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएगी।
तो यहाँ पर आपकी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ब्राइट पीपल को ज्यादा गाइडेंस देकर और कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस देकर टीचिंग प्रोसेस को सो स्लो कर दिया जाए, क्योंकि वो जो वीक स्टूडेंट हो वो पढ़ सके या जान सके। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 45, if some of the students misbehave with the teacher in the college campus, which kind of solution can help in the long run? आप तो खुद उसी के समय कुछ ले लो, कोई बात नहीं है, लेकिन लॉन्ग रन के लिए आगे जाकर आपको कौन सी अप्रोच यहाँ पर सही रहेगी, काम करेगी? रिपोर्ट टू देयर पेरेंट्स, उसका जो पेरेंट्स है पिता माता को बताएं। टीचर्स शुड improve their behavior by their own character and scholarship. Report the matter to the principal. Mobilize other teachers against this guy. आप क्या करोगे खुद उसी के टाइम पे? आप क्या करोगे? टीचर शुड इम्प्रूव देयर बिहेवियर। आप खुद ही बिहेवियर को इम्प्रूव करें, जैसे कि कोई आपको मिसबिहेव ना करे, कोई गाली गलौज स्टूडेंट ना दे। इसीलिए स्टूडेंट कभी ऐसा नहीं करते कि खुद जाकर टीचर को गालियां दे, वो नहीं करते। अगर कोई सिचुएशन ऐसा डिस्ट्रप्शन हो गया है तो शायद वो कर सकती है। तो टीचर खुद ही अपने एंगर मैनेजमेंट करे, अपने खुद के बिहेवियर में ध्यान दे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 46, ए टीचर इन द क्लास शुड कीप द पिच ऑफ हिज वॉइस, कैसे रखें उनका जो टोन है, हाई एनफ, लो, मॉडरेट, समटाइम लो एंड समटाइम हाई? ऑप्शन नंबर कौन सी यहाँ पर सही है, जो कि टीचर अपने वॉइस को हाई एनफ, खुद अगर हम पढ़ाएं हमारे वॉइस डॉल है तो हु विल बी देयर टू लिसन अस, हमको कौन सुनेगी? टीचर क्लासरूम में स्टूडेंट नॉइज करेंगी, सुनाई नहीं दे रहे, बहुत दूर तक बैठ रहे हैं वो, तो इट विल बी बेटर टू मेक आवर नॉलेज हाई एनफ टू, इट विल बी बेटर टू लिसन फ्रॉम एवरीबडी एल्स। Then 47 क्वेश्चन नंबर, which of the following should a teacher adopt in a lecture? कौन सी मेथड को टीचर अडॉप्ट करनी है लेक्चर मेथड में? प्रेज एंड लो टोन, एनलॉग्ड एनलॉगेटेड टोन, प्रिसाइज एंड हाई टोन, मॉडरेट टोन? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, प्रिसाइज एंड हाई टोन। Then question number 48. If students do not understand what is taught in the classroom, the teacher should feel terribly bored to explain it in a different way, that he is wasting time, pity for the students. यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि अगर क्लासरूम में कोई समझ में नहीं आता है स्टूडेंट को, तो टू एक्सप्लेन इट इन ए डिफरेंट वे, अलग तरीके से हम उसको समझाएं, ठीक है? अगर वो आसान तरीके से समझे, समझ में आ जाएगा स्टूडेंट को। Then question number 49. With specific reference to classroom environment, all except one of the major components of listening is hearing, being attentive, answering, understanding and remembering. यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सी सही? आंसरिंग, ठीक है? With specific reference to classroom environment, all except one of the major component of listening is answering. Then question number 50, the last question today. Which of the following will not hamper अटेंटिव कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम? इनमें से कौन है जो कि हम पर नहीं करता है, कोई बैरियर्स नहीं बनाता है कम्युनिकेटिव इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए? लेंदी स्टेटमेंट, ambiguous स्टेटमेंट, प्रिसाइज स्टेटमेंट, ए स्टेटमेंट विच अलाउ द लिसनर टू हिज ओन कंक्लूजन? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर स्टेटमेंट प्रिसाइज हो, वेरी टू द पॉइंट हो, तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन को कभी भी हम पर नहीं करते। तो गाइस, today we completed all the 50 questions, which is really most important for all your exam. So guys, please watch regularly all this video to be more effective teaching, and please do subscribe my channel, share and like this video. Wait for the next video is coming. Thank you guys, stay safe, stay healthy.